हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फाइट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन को समझा था कि किस प्रकार से गांधी जी ने विदेशी वस्त्र और कपड़े और जितने भी जो भारतीयों के द्वारा सहयोग किया जा रहा था उनको नकारने की बात की थी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सविनय आंदोलन अंग्रेज सरकार की जितनी भी नियम कानून पॉलिसीज है इसको पुरजोर विरोध करने के बारे में मुख्य बात किया गया है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य अंतर यही है कि उसमें सिर्फ कोऑपरेशन या असहयोग मतलब जितने भी जॉब टाइटल्स या अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है उन सबको असहयोग किया जाए, जिससे उनकी डोमिनेंस उनकी वर्चस्व भारत में खत्म हुए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि अंग्रेजी सरकार की जितनी भी नियम कानून लॉज है उनको विरोध करने के बारे में चर्चा करता है। तो ये जो घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये साइमन कमीशन की बात की घटना है। तो क्योंकि साइमन कमीशन से का पुरजोर विरोध किया गया जिसने जॉन साइमन लीड कर रहे थे, और इंडिया में किस प्रकार से इनके सभी पहलुओं को देखते हुए 1929 ईस्वी में जो नए वायसराय बने थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने भारतीयों को सिर्फ दो बात रखा था। एक रखा था कि या तो आप डोमिनियन स्टेटस को अपना लीजिए, या दूसरा उन्होंने बात रखा था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होइए। अब दोनों है क्या? डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि लोकल लेवल्स के आपके इंडियन लोग ही लीड करेंगे, लेकिन इसके सुप्रीम जो अथॉरिटी होंगे ये होंगे अंग्रेजी शासन। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन्स के पास जाकर यहाँ के लीडर्स वो फेस टू फेस बात करें कि क्या उन्हें समस्याएं आ रही है। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में सविनय आंदोलन के। तो इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लॉर्ड इरविन्स की ये जो दो थ्योरी थी, डोमिनियन स्टेटस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको नकारते हुए आईएनसी जो था ये पूरी तरह से विरोध करा था। उस समय आईएनसी को लीड कर रहे थे 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान में एक लाहौर अधिवेशन में इसको पुरजोर विरोध किया। तो वन बाय वन करके समझते हैं। तो जैसा कि इरविन घोषणा के बारे में बात करें तो ये 1929 में हुआ था। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, मतलब है एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिश सरकार ही बनना चाहती थी, पर वो भी नहीं भविष्य में। यह उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त होगा। यह घोषणा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई थी कि कब होगा नहीं होगा, इसकी कोई एग्जैक्टली बताया नहीं गया था। फिर पूर्ण स्वराज की बात करें तो जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम राउंड टेबल के लिए रेडी होंगे और ना ही हमें डोमिनियन स्टेटस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी के यह अर्थ है। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, न कि केवल ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन, जैसा डोमिनियन स्टेटस में कहा गया था कि सुप्रीम अथॉरिटी अभी भी सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत ही रहेगी। तो वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सुप्रीम अथॉरिटी वो क्यों बने, हम पूरे देश को आप आजाद दीजिए, हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं। तो फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की एक तरह से डिमांड थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ था, एक हिस्टोरिकल इवेंट्स था जहां पे पाकिस्तान के लाहौर, जो आज के डेट में पाकिस्तान है, वहां पे उस समय तो अलग नहीं हुआ था। तो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बात रखी थी। तो पूर्ण स्वराज की पृष्ठभूमि यही है कि साइमन कमीशन का विरोध था, भारतीयों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 के दरमियान मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। लॉर्ड इरविन की घोषणा 1929 स्पष्ट ढंग से भविष्य में डोमिनियन स्टेटस का वादा। कांग्रेस इसे संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती मिली। यही चीज था लाहौर अधिवेशन। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि स्थान लाहौर, और इसके मेन जो लीडर थे वो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। निर्णय लिया कि अब भारत ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता मांगे, न कि अधीनस्थ शासन। अधीनस्थ शासन मतलब वही सुप्रीम अथॉरिटी कि वही लीड करेंगे। वो चाहते थे कि नहीं, हमें पूर्ण तरह से आजादी दे दिया जाए। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार लाहौर की इस अधिवेशन में चाचा नेहरू ने ये सब बात किया था। और उन्होंने इसी बात को कहते हुए 1929 में 1929 में उन्होंने एक बात कहा था, क्योंकि सबसे पहले 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। और जो इरविन ने जो डोमिनियन स्टेटस का जो नई नई पॉलिसीज ला के भारतीयों को भ्रमित कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता मनाएंगे, क्योंकि उस समय तो हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं था। और उनकी इसी बात को रखते हुए भविष्य में जो 26 नवंबर 1950 को हम स्वतंत्रता दिवस आज भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस, तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और ये आह्वान जो दिया था, ये दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में। तो देश भर में जनता ने झंडा फहराया, सभाएं की और ब्रिटिश शासन की अवज्ञा की। यही दिन बाद में भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को चुना गया, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो उनकी इन्हीं सम्मान में 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। पूर्ण स्वराज का महत्व, यह पहली बार था जब कांग्रेस ने पूरी आजादी की औपचारिक मांग की। इसमें सविनय आंदोलन की शुरुआत थी, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय आंदोलन 1930 का, यही इसका मुख्य जड़ था। और देश में राष्ट्रीय चेतना और एकजुटता को बल दिया। सविनय आंदोलन की बात करें, जो हमारे आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेन लीड करने वाले के अगर नेता का श्रेय जाता है तो वो है हमारे देश के फादर ऑफ नेशन, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इन द शॉर्ट MK गांधी। परिभाषा यह है कि सविनय आंदोलन का अर्थ होता है कि कानून को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़कर अन्याय का विरोध करना। असहयोग आंदोलन था कि विदेश की सामान, प्रोडक्ट्स और जो भी इनडायरेक्टली रूप से जो हम भारतीयों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा उसे बंद करना। लेकिन सविनय आंदोलन ये था कि विदेशी कानूनों को तोड़ना। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन ब्रिटिश कानून की अहिंसक अवहेलना के रूप में शुरू किया, विशेषकर नमक कानून तोड़कर। तो सबसे पहले गांधी जी को ये चीज लग रहा था कि हमें नेशनल लेवल पे बिग मूवमेंट करना है, लेकिन अब बिग मूवमेंट करने का उन्हें पता नहीं चल रहा था कि हम क्या चाह रहे हैं। उस समय क्या था कि अब नमक पे ना सिर्फ एक एकल मालिकाना हक, एकल अधिकार लिया गया कि अब भारतीयों में से कोई भी लोग कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में जाकर वहां पे कोई नमक नहीं बनाएगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। और इसको देखते हुए जितने भी भारतीय व्यापारी थे उनमें बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। और गांधी जी ने इसी एक वेपन्स की तरह यूज किया, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है जहां पे मांसाहारी, शाकाहारी, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म को, हर कोई यूज करता है। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले जो सबसे इजिएस्ट वे में चुना वो था नमक। तो अब नमक कानून तोड़ने की बात करें, इसके पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि लाहौर अधिवेशन 29 में हुआ, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 में देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने 11 बिंदुओं की मांग की, मतलब लॉर्ड इरविन जो था उस समय का गवर्नर, उन्होंने 11 पॉलिसीज डिमांड किया, जिसमें एक नमक कानून जो था वो भी शामिल था। तो गांधी जी ने इसका एक डेडलाइन दिया, उन्होंने डेडलाइन दिया था 11 मार्च को, 11 मार्च 1930 को। लेकिन लॉर्ड इरविन के द्वारा उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसी बात को लेकर गांधी ने सबसे पहले नमक कानून जो था ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। तो वही गांधी जी ने ये चेतावनी दी कि अगर मांगे ना मानी गई 11 मार्च तक, ये कब तक उन्होंने गांधी जी ने ये डेडलाइन दिया था, 11 मार्च 1930 ईस्वी तक।
लेकिन गांधी जी ने बोला कि अगर ये इससे अगर पार हुआ उनकी 11 डायमंड तक, तब वो 12 मार्च से क्या स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को ही 1 मार्क्स में, तो सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और इसे खत्म कब किया गया, 6 अप्रैल 1930 को। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही समझेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। तो जिसे नमक कानून को हम पॉपुलरली डांडी मार्च के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 11 मार्च को जो उन्होंने लॉर्ड इरविन को जो डेडलाइन दिया था, वो खत्म होने के बाद ठीक 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 77 अपने सब ऑर्डिनेट्स, मतलब सत्याग्रही जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके साथ ये अहमदाबाद के जो 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, वहां से स्टार्ट करते हैं पैदल यात्रा। और ये लगभग 240 माइल चलते हैं। 1 माइल होता है 1.652, तो उसी को कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 384 किलोमीटर की यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को डांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। इन्होंने स्टार्ट किया था 12 मार्च को, खत्म किए 6 अप्रैल 1930 को। तो फाइनली लॉर्ड इरविन मान जाते हैं, यही घटना सविनय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत आती थी। मुख्य कार्य और रूप की बात करें तो नमक बनाना और बेचना विदेश वो इंडियन लोगों को जो मना किया था उनके विरोध में गांधी जी ने किया था। दूसरा, विदेशी वस्त्रों और शराब का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूलों, अदालतों, नौकरियों का बहिष्कार, कर निर्धारण, नो टैक्स कैंपेन, किसानों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और गांव-गांव में असंघ आंदोलन को फैलाया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उस समय मान तो गए थे 1930s में। फिर अब इसका क्योंकि देश भर में जो था नमक कानून को जो तोड़ा गया और भी बहुत सारी जो पॉलिसी से इसे जो ब्रोक किया जा रहा था, तो गुस्साए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को ना जेल में बंद किया, और जिसमें बहुत सारे फेमस लीडर भी थे। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लीडर्स, जिसमें महात्मा गांधी को भी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब उन्होंने 6 अप्रैल को जब ये बंद किया, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं फोटो में कि बंद कर लिया। आंदोलन को बर्बरता से दबाया गया, परंतु जन समर्थन जबरदस्त था। मतलब जनता का जो सपोर्ट था ये पूरे कंट्री लेवल में हाई था। हर क्षेत्र से लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी इरविन समझौता, फाइनली अगले साल मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में ये पैक्ट होता है, समझौता होता है। तो ब्रिटिश सरकार आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पाए। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया जाएगा। ये बात गांधी जी को आश्वासित दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया, सिर्फ गांधी जी को रिहा किया गया था। और फाइनली गांधी जी अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होते हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है कि सीधा ब्रिटिश हुकूमत जो उनके जो क्राउन रूल है उनसे जाके फेस टू फेस बात करने के लिए। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 1930, 31 और 32। लेकिन इन तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र नेता थे जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किए थे 1917 में, तो जिसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसी राजपुताना नाम के एक जहाज था, INS राजपुताना, इनसे ये गए थे लंदन मिलने के लिए। और कांग्रेस आंदोलन फिर बाद में स्थगित कर दिया गया। मतलब जो कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, गांधी जी ने 1931 में जो इरविन के साथ ये समझौता किया, इसे टेम्परेरी रूप से ये ब्लॉक कर दिए थे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 की बात करें तो गांधी जी लंदन गए, लेकिन सम्मेलन असफल रहा। मतलब जो डिमांड, जो पॉलिसीज गांधी जी चाह रहे थे उनसे नहीं माना गया, तो एक तरह से रिफ्यूजल रहा। और जब गांधी जी भारत में लौटे तो उस समय उन्होंने देखा कि अभी भी खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे जो फेमस लीडर्स हैं उन्हें अभी भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मतलब जो आश्वासन दिया गया था कि छोड़ दिया जाएगा, वो झूठा आश्वासन था। अभी इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी लंदन में गए, इनके साथ में ये ब्रिटिश ऑफिसर्स ये सब है।
आंदोलन की कमजोरियां अंत। तो 1934 में जब 1931 में जब गांधी जी लंदन से आए तो उन्होंने सविनय के आंदोलन को स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे ये कम कैसे हो जाने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हटने लगा। इवन दलित भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में, तो वही आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन इसमें ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जनता में राजनीतिक चेतना, आत्मबल और संगठन की भावना मजबूत हुई। तो भले ही कह सकते हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन सक्सेसफुल इन द सेंस लोगों को अवेयरनेस मिला, चेतना मिला कि कैसे पॉलिटिकल चीज डील किया जाता है, आत्मबल मिला और संगठन की भावना मजबूत हुई। जब गांधी जी 1931 में आए थे लंदन से, तो उस समय दलित लोग और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो 1932 में B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी से एक पूना पैक्ट, जो पूना समझौता हुआ था, उन्होंने ये बात किया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें हिंदुओं के बहुत सारे हाई क्लास कम्युनिटी भी आए हैं जो अत्यंत पिछड़े वर्ग दलित लोग से लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो ये जो भेदभाव है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक आजाद देश की लड़ रहे हैं। मान लिया जाए कि भविष्य में भी अगर ये आजाद हो जाए, फिर भी यहाँ की जनता के साथ अगर भेदभाव किया जाए, अपने ही देशवासी जब भेदभाव करें, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए गांधी जी ने यह आश्वासन दिया कि जिनका कोई नहीं है उनका हरि है। इसलिए गांधी जी ने दलितों का एक नाम रखा जिसका नाम पड़ा हरि के जन, लेकिन आज के लोग में पॉपुलरली हरिजन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज था, और गांधी जी की इसी बात पर देखते हुए संविधान के शेड्यूल नंबर 5 में SC/ST को रिजर्वेशन देने की बात कही गई, और आज के स्टिल डेट में सबसे पहले SC/ST को ही रिजर्वेशन देने की बात पूना पैक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, मतलब ब्लूप्रिंट बना। फिर पहली बार ग्रामीण भारत की बड़ी भागीदारी हुई। ब्रिटिश शासन की विविधता पर प्रश्न डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, मीडिया कवरेज। गांधी बिकम ग्लोबल सिंबल ऑफ पीस एंड रेजिस्टेंस। गांधी ने जिस प्रकार भारत में 3 सत्याग्रह सक्सेसफुली किए, फिर उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरह से वो इंटरनेशनल या ग्लोबल पीस आइडेंटिटी बन गए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था आपके 1906 में फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका में, और वो सक्सेसफुल भी हुआ था। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन है बहुत ही एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा ये छाप छोड़ता है। सो निष्कर्ष की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा के लिए हम सबसे पहले कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला चीज है कि साइमन कमीशन के बारे में बात करें। साइमन कमीशन, तो ये साइमन कमीशन के मेन लीडर कौन थे? वो थे जॉन साइमन, और इनका 1919 में ये चीज निर्धारित किया गया था कि हर 10 साल पर आकर वो इंडिया में जितने भी नियम कानून है उसका जायजा ले। इनको आना चाहिए था 1929 में, लेकिन इनके आने की घोषणा होती थी 27 में, लेकिन वो इंडिया में आए थे 1928 में। तो वही 27 के दरमियान है साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, और लाला लाजपत राय इसी में जब वो प्रोटेस्ट में उतरते हैं तो उन्हें लाठीचार्ज के द्वारा इंटरनल इंजरी से मर जाता है। तो साइमन से इंपॉर्टेंट डेट फैक्ट्स है जो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल। देन सेकंड नंबर की बात करें तो उस समय 1928 में नया जो वाइसराय गवर्नर बना था वो थे इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने 2 डिमांड रखा था। एक रखा था डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या था कि लोकल लेवल पे इंडियंस लीड करेंगे और सुप्रीम लेवल पे ब्रिटिश लीड करेंगे। तो यही था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया गया था INC के
पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाहौर अधिवेशन में इन द ईयर ऑफ 1929 में। और ये पूर्ण स्वराज की डिमांड वही हुई थी। और 26 जनवरी 1930 को देश को आजाद करने की बात कहा गया था कि देश आजाद हमारा, उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। फिर गांधी जी की फिलॉसफी पे बात करें तो गांधी जी 1930s में अब प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। पहला चीज है कि गांधी जी ने 11 मार्च तक 11 डिमांड रखा था, मांग रखा था, 11 मांग रखे थे लॉर्ड इरविन से पूरा करने के लिए। और ये पूरा नहीं होने पर ये 12 मार्च 1930 को सबसे पहले डांडी मार्च लागू किया गया। और ये था आपके नमक कानून के रिटेलिएशन में। और स्टार्ट कहाँ हुआ था ये? साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम बना किस साल था? 1916 में। और ये कहाँ तक चला था? ये आपके डांडी नामक स्थान तक। और ये लगभग 240 मील चला था। और एक मील कितने बराबर होता है? तो एक मील होता है 1.652 किलोमीटर के। और गांधी जी कितना दिन चले थे? ये चले थे 24 दिन तक पैदल यात्रा किए थे। इनके साथ कितने सहयोगी गए थे? तो ये थे आपके 78 सहयोगी थे, ये साथ में गए थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। फिर गांधी जी को गिरफ्तार कब कर लिया गया था? तो गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और देन फाइनली 31 मार्च 1931 के दरमियान गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। तो इस गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन। लंदन से गांधी जी ने LLB की पढ़ाई की थी। फिर INS राजपुताना नामक एक जहाज से ये जाते हैं। लंदन जाने पर गांधी जी को कोई भी किसी भी जो उनकी जो पॉलिसीज थी वो लागू नहीं होता है। तो ये फाइनली जब रिटर्न होते हैं तो देखते हैं कि अभी भी स्टिल 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे। तो निष्कर्ष हम बात करें तो सविनय आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक साहसिक और निर्णायक अध्याय था। इसने पूर्ण स्वराज की भावना को जन जन तक पहुंचाया और भारत की आज़ादी के रास्ते को और सशक्त बनाया। और एक और चीज़ है कि पुनः समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1932 में BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। और इसी के तहत अभी भी स्टिल भारत में लोगों को आरक्षण दिया गया SC/ST को सबसे पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द रेड फैक्ट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।